मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। कल हमने ब्रिटेन के संविधान के महत्व और स्रोत के बारे में जाना था। अब हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और वह विकास का परिणाम है। तो इसी तरीके से ब्रिटेन का संविधान बहुत ही अनोखा है और इसकी विशेषताएं भी बिल्कुल अलग है अन्य देशों से। तो हम सबसे पहले ब्रिटेन की अगर संविधानों की विशेषताओं की बात करते हैं तो संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य के लिए चुना है। विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों में भेद होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके जीवन मार्ग भी भिन्न होते हैं। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जिस संविधान को अपनाया है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। पहला है विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस व अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है वरन उसका विकास हुआ है और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम है। इसके अलावा अगली विशेषता है अलिखित संविधान। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी हैं, लेकिन उनका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित है और प्रमुखतया संविधान की इसी लक्षण के कारण डी टॉकविले और थॉमस पेन के द्वारा तो उनके अस्तित्व पर ही संदेह व्यक्त कर दिया गया। इसके अलावा एक विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तन संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है कि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे हम भारतीय संविधान में संशोधन की अगर प्रक्रिया देखें या परिवर्तन की प्रक्रिया देखें तो यहाँ 3 प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत तथा राज्यों का, आधे से ज़्यादा राज्यों का बहुमत। परंतु ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई भी परिवर्तन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। अगला अगर हम इसकी विशेषता देखें अगली, तो वह है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश शासन में जो कुछ भी दिखाई देता वह वास्तव में नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, किंतु किसी भी अन्य संविधान में सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविकता में भेद का यह तत्व इतना प्रबल नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में। ओग ने ऐसा मत व्यक्त करते हुए कहा है, सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत व व्यवहार में अनेक भेद पाए जाते हैं, परंतु जितने अधिक रूप में वे अंग्रेजी संविधान में पाए जाते हैं उतने किसी संविधान में नहीं पाए जाते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर के कुछ उदाहरण ब्रिटेन के इस प्रकार हैं। पहला है, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है।
अगर हम दूसरा अंतर देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का कानून निर्माण शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। तीसरा अगर हम अंतर देखें तो है सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। अगर हम अगली विशेषता देखते हैं तो अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, वो है संसदात्मक प्रजातंत्र। भारत में भी संसदीय प्रजातंत्र की जो अवधारणा है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानून निर्माण कार्य के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका कैबिनेट का कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। अगली विशेषता अगर हम ब्रिटेन के संविधान की देखें तो वह है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की एक असीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए डॉक्टर लोम ने लिखा है, संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। मतलब आप इस लाइन से ही समझ जाइए, मतलब ब्रिटेन की संसद विश्व में सबसे शक्तिशाली संसद है। अगर हम अगली विशेषता देखते हैं तो वह है ब्रिटेन का एकात्मक शासन प्रणाली। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है और संभवतः इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और यह केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त है, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियां संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व तथा शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। अगली विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटिश शासन की एक विशेषता जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं वह है विधि का शासन। विधि के शासन का आशय यह है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह भी है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन हैं। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था के नितांत
विपरीत है, जहां सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय को की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि और न्यायालय की व्यवस्था की गई है। डाइसी ने विधि के शासन को लक्ष्य करते हुए कहा है, विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक। विधि के शासन की यह बात सैद्धांतिक दृष्टि से ही पूर्ण सत्य है। व्यवहार में इस पर अनेक प्रतिबंध हमें ब्रिटेन में दिखाई देते हैं। अगली विशेषता अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता है। वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं है। कुछ अधिकार तो संसदीय अधिनियमों द्वारा प्रदान किए गए हैं, कुछ अन्य स्वतंत्रताएं सामान्य विधि पर आधारित है। नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकता है जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करे या किसी अन्य नागरिकों के ऐसे अधिकारों को आघात ना पहुंचाए। अन्य विशेषता एक है धर्मनिरपेक्षता के प्रसंग में जो ब्रिटेन की स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। ब्रिटिश संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है या धर्माचार्य राज्य की, यह विचार और विवाद का विषय है। ब्रिटेन में कानूनी तौर पर यह व्यवस्था है कि ब्रिटेन का राजा या रानी अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो। इस आधार पर अनेक व्यक्ति ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानने से इनकार करते हैं, लेकिन व्यवहारिक अध्ययन की दृष्टि से ये बात महत्व नहीं रखती है। राजा तो ब्रिटिश राज व्यवस्था का प्रतीकात्मक पद है। समस्त शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधानमंत्री है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अतः यह कहना उचित होगा कि सैद्धांतिक स्थिति के संबंध में विवाद हो सकता है। व्यवहार में ब्रिटेन संपूर्ण अंशों में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली है। ब्रिटिश संविधान एक निर्मित नहीं वरन विकसित संविधान है। एक ही समय में पूर्ण संविधान का निर्माण करने की बजाय संविधान को परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाता रहा है। परिस्थितियों के अनुसार विकास ने जहाँ संविधान में प्रगतिशीलता का समावेश किया है, वहाँ इसी कारण संविधान में असंगति भी आ गई है और असंगति का प्रमाण तथा प्रतीक है ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली। मूल रूप से जो तीनों प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र की होती है, ब्रिटेन में इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन का सम्राट है, जिसके द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्रीय संस्था है, जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से ही आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्था के प्रतीक है। राजपथ और लॉर्ड सभा के होते हुए भी वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन ही है, क्योंकि राजपथ और लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। अगली विशेषता अगर हम देखते हैं तो सामान्य रूप से द्विदलीय लेकिन अपवाद स्वरूप ब्रिटेन में त्रिदलीय शासन व्यवस्था है। सामान्य रूप से ब्रिटिश राज व्यवस्था की एक विशेषता रही कि द्विदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति का आशय है राज व्यवस्था में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होते हुए भी प्रमुख दल रूप से दो राजनीतिक दलों की ही विद्यमानता हो, जिसमें से जनता एक राजनीतिक दल को शासक दल की स्थिति प्रदान करे और दूसरा दल विरोधी दल हो।
ये सामान्य स्थिति है, लेकिन अपवाद स्वरूप समय में किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में एक गठबंधन सरकार का गठन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 65 वर्ष बाद मई 2010 में संपन्न आम चुनाव में अनुदार दल और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सरकार को जन्म दिया। 65 वर्ष बाद इस स्थिति बनी। स्वाभाविक रूप से इसे अपवाद स्वरूप स्थिति ही कहना होगा। सामान्य रूप से मतदाताओं को पसंद है कि द्वितीय दलीय पद्धति और एक ही राजनीतिक दल की सरकार हो। इसकी एक अन्य विशेषता है सीमित रूप में शक्तियों का विभाजन। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मोंटेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। ब्रिटेन में ऐसा ही है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटिश संविधान में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। रेमजे मेयर के शब्दों में अगर कहें तो यदि शक्तियों का विभाजन अमेरिकी संविधान की एक आवश्यक सिद्धांत है, तो उत्तरदायित्व का केंद्रीकरण अंग्रेजी संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है। यदि किसी क्षेत्र में वहाँ शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है तो वह है न्यायिक क्षेत्र में। और अंतिम विशेषता अगर हम ब्रिटिश संविधान की देखें तो वह है न्यायपालिका व कार्यपालिका। न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सिद्धांत पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर, जो मंत्री पद पर भी आसीन होता था, और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक और सारभूत दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से पृथक कर दिया गया। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है, जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक होंगे। व्यवहार के अंतर्गत तो ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 ईस्वी के पूर्व भी स्वतंत्र थी, लेकिन अब संवैधानिक सुधार कानून 2005 ईस्वी के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड चांसलर की भूमिका समाप्त कर दी गई है तथा सुधार कानून में ये कहा गया है, लॉर्ड चांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। विधि के शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लॉर्ड चांसलर की सबसे प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। उसे इस बात की शपथ लेनी होती है। ये है ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषता।